नमस्कार साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग 16 महाजनपदों को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको दोस्तों 2 महाजनपद बता दिए थे, काशी एवं कौशल। आगे बढ़ते हुए हम लोग दोस्तों तीसरा जो महाजनपद है वह है अंग को जान लेते हैं। वर्तमान भागलपुर बिहार एवं मुंगेर बिहार, ये दोनों जिले दोस्तों अंग में थे। ठीक है। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने भद्दिय को पराजित किया, किंतु अंततः बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। दोस्तों जो मगध साम्राज्य है, मगध जो है 16 महाजनपदों में से एक मगध है। ये सर्वाधिक शक्तिशाली था, जो कि यहाँ पर हर्यक वंश का जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने अंग को अपने शासन में अर्थात मगध में मिला लिया था। ठीक है। हालांकि ब्रह्मदत्त जो था अंग का शासक, उसने भद्दिय को पराजित किया था, काफ़ी शक्तिशाली था, परंतु जो मगध का शासक था बिंबिसार, उसने अंग को अंततः पूर्ण रूप से पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है। इसकी राजधानी चंपा थी, जो मैंने आपको पिछली उसमें वीडियो में बता भी रखा है, चंपा थी। चंपा की गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में की गई है, जिसकी निर्माण योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई। दोस्तों जो चंपा है, चंपा का जो वास्तुकार है, अर्थात चंपा को जिसने बनाया है, चंपा नगरी को, उसका वास्तुकार दोस्तों महागोविंद है। ठीक है। महागोविंद ने चंपा को बनाया है। ठीक है। चंपा की नगर निर्माण योजना का निर्माण किया है, अर्थात वास्तुकार महागोविंद के द्वारा चंपा को बनाया गया है। चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। जो चंपा है दोस्तों अंग की राजधानी, उसे पुराणों में मालिनी कहा गया है। चंपा नदी जो है, चंपा नदी अंग एवं मगध के बीच सीमा निर्धारण करती थी। चंपा दोस्तों राजधानी भी थी अंग की, और चंपा एक नदी भी है जो कि अंग एवं मगध के बीच सीमा निर्धारण करती थी। ठीक। चौथा दोस्तों महाजनपद है मुख्य मगध। इसे दोस्तों नॉर्मल तरीके से जान लेते हैं कि ये किस स्थान पर था, क्या राजधानी थी इसी को दोस्तों 16 महाजनपदों में मुख्य रूप से हम लोग मगध साम्राज्य को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में बता रहे हैं। मगध वर्तमान पटना एवं गया जिला, यहाँ पर दोस्तों इसकी स्थिति है मगध में। मगध की वर्तमान पटना जिला और गया जिला, यहाँ पर मगध साम्राज्य था। ये सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसने बाद में अन्य महाजनपदों का विलय कर लिया। ठीक है। जो बाकी के जो दोस्तों महाजनपद हुए, उसे मगध ने अपने में विलय कर लिया। अंग एवं मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। अथर्ववेद व पंचशील ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। जो अथर्ववेद है दोस्तों और पंचशील ब्राह्मण है, उसमें कहा गया है कि यहाँ के निवासी व्रात्य हैं। व्रात्य। ठीक है। 5वां जो महाजनपद है दोस्तों वो है वत्स। वर्तमान प्रयागराज एवं बांदा के जिला। ठीक है। वर्तमान प्रयागराज एवं बांदा का जिला जो है, यहाँ पर वत्स साम्राज्य था। ठीक है। वत्स था। बुद्ध का समकालीन वत्स का राजा पौरव वंश का उदयन था। बुद्ध के दोस्तों जो समकालीन था ये उदयन था, और वत्स का राजा पौरव वंश का उदयन था। ठीक है। लाइन को समझिएगा। वत्स का जो राजा हुआ है दोस्तों वह उदयन था, जो कि बुद्ध का समकालीन था। ठीक है। इसे दोस्तों प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। जो उदयन है दोस्तों, इसे पिंडोला ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का विवाह उदयन के साथ हुआ था। दोस्तों ये उदयन वत्स का शासक था, वत्स का नरेश था उदयन। ठीक है। जब हम लोग मगध साम्राज्य में पढ़ते हैं तो सबसे पहले बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन। ठीक है। तो वो उदयन है, ये उदयन है। जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग, अजातशत्रु का पुत्र, उसे हम लोग उदयन के नाम से संबोधित करते हैं। उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ये दोस्तों वत्स का नरेश है, वत्स का शासक है उदयन, सिर्फ उदयन, इसमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है। आप लोग गौर से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे, उसमें भी एक नाम आएगा उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो
मगध के सम्राट अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, आगे दोस्तों जो वत्स का राजा उदयन था और जो दोस्तों उस वासवदत्ता थी जो कि चंद्रप्रद्योत की पुत्री थी। इसी कहानी को आधार बनाकर दोस्तों जो भास हैं उन्होंने स्वप्न वासवदत्ता एक नाटक लिखा। ठीक है, जो उदयन हैं और जो वासवदत्ता हैं चंद्रप्रद्योत की पुत्री, उनकी कहानी को आधार बनाकर दोस्तों भास ने स्वप्न वासवदत्ता नाटक लिखा। इसके अलावा दोस्तों हर्ष का नाटक एक रत्नावली और प्रियदर्शिका में भी उदयन को ही नायक के रूप में दर्शाया गया है। जो उदयन है दोस्तों उसको प्रियदर्शिका और रत्नावली में एक नायक के रूप में दर्शाया गया है। ठीक, भास के अनुसार मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती का विवाह भी उदयन के साथ ही हुआ था। जो मगध का राजा दर्शक था उसकी बहन जो पद्मावती थी उनका विवाह उदयन से हुआ था जो कि वत्स का नरेश था, ऐसा भास ने दर्शाया है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जिसे लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। जो कौशाम्बी थी दोस्तों वत्स की राजधानी, इसे लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। कौशाम्बी की रक्षा प्राचीर के समीप उड़ते हुए बाज की आकृति वाली एक यज्ञशाला मिली है। जो कौशाम्बी है दोस्तों उसकी रक्षा प्राचीर के समीप उड़ते हुए बाज की आकृति वाली एक यज्ञशाला मिली है जिसे शयन चेती कहा गया है। शयन चेती कहा गया है, शयन चेती। विष्णु पुराण के अनुसार गंगा की बाढ़ में जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो जन्मेजय के परपौत्र नक्षत्रु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया तथा जन्मेजय अर्जुन के पौत्र परीक्षित के पुत्र थे। तक्षक नामक नाग ने सम्राट परीक्षित को डस लिया। देखिए दोस्तों अभी ये समझने का वो है कि विष्णु पुराण के अनुसार गंगा की बाढ़ में जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया था तो जो जन्मेजय थे उनके जो प्रपौत्र थे नक्षत्रु, उन्होंने दोस्तों कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि हस्तिनापुर थी जो वह वत्स की राजधानी थी। जब वत्स की राजधानी कौशाम्बी कब बनी? तब बनी दोस्तों जब हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ के कारण डूब गया था। किसके द्वारा बनाई गई थी? जन्मेजय के प्रपौत्र नक्षत्रु के द्वारा। ठीक है, कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया गया था। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। जो अर्जुन है दोस्तों उनके जो पुत्र थे परीक्षित, उनके पुत्र थे जन्मेजय। यानी कि जन्मेजय अर्जुन के पौत्र यानी कि नाती और परीक्षित के पुत्र थे। ठीक है, तक्षक नामक नाग ने सम्राट परीक्षित को डस लिया था। जो तक्षक नामक नाग था उसने परीक्षित को डस लिया, जिसका बदला लेने के लिए परीक्षित के वंशज जन्मेजय, देखिए दोस्तों जो जन्मेजय हैं वे परीक्षित के पुत्र थे और परीक्षित किसके पुत्र थे? अर्जुन के। तो परीक्षित को तक्षक नामक नाग के द्वारा डस लेने के बाद जो जन्मेजय हैं उनके वंशज ने नाग यज्ञ कर समस्त नागों को समाप्त करने का प्रयास किया। वत्स पर अवंती ने लास्ट में अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो अवंती राज्य है दोस्तों उसने वत्स पर अधिकार कर लिया और इसके बाद अवंती को मगध ने अपने अधिकार में ले लिया, विलय कर लिया। ठीक है, 16 महाजनपदों में दोस्तों जो वज्जी है इसका शाब्दिक अर्थ पशुपालक समाज है। वज्जी का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समाज है। वज्जी दोस्तों 6वां महाजनपद है। वज्जी एक गणतंत्रात्मक समाज प्रणाली पर आधारित था। यह 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, इसमें दोस्तों 8 राज्य थे, 8 राज्य जो कि हम लोग बाद में विस्तार से पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह एवं कुंडग्राम के ज्ञात्रक प्रसिद्ध थे। ठीक है, वज्जी संघ में दोस्तों जो वज्जी थे वो भी प्रसिद्ध थे और इसके अलावा लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रक प्रसिद्ध थे। दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं वे उनका जन्म ज्ञात्रक कुल में ही हुआ था। आप लोगों को मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया, आप लोगों को बताया होगा मैंने उसमें। ठीक है, मगध एवं वज्जी की सीमा गंगा नदी थी। जो गंगा नदी है दोस्तों वह मगध एवं वज्जी संघ वज्जी महाजनपद की सीमा थी, गंगा नदी। ठीक है, 7वां महाजनपद मल्ल है। मल्ल भी दोस्तों
एक गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित राज्य था, महाजनपद था। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित इस राज्य की दो शाखाएं थी, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। दोस्तों इसमें दो राज्य थे, पावा के मल्ल थे एक तो, और कुशीनारा के मल्ल थे। पावा और कुशीनारा इसमें दो गणतंत्र राज्य थे मल्ल में। वज्जी में 8 राज्य थे। ठीक है। इनका दोस्तों दोनों को विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो 10 राज्य में हुए हैं, जो गणतंत्रात्मक प्रणाली पर थे 10 राज्य इनके अंदर में, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अब 8वां महाजनपद अवंती है, उसको देख लेते हैं। पश्चिमी एवं मध्य मालवा का क्षेत्र, इसके 2 भाग थे। उत्तरी राजधानी जो थी वह उज्जैनी थी तथा दक्षिणी राजधानी थी वह महेशमती थी। यही दोस्तों 2 भाग थे। और जो उत्तरी राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी राजधानी महेशमती है, इनकी जो बीच की जो वो थी दोस्तों नदी थी, वह वेत्रवती नदी बहती थी। ठीक है। यानी कि जो उज्जैनी है वह उत्तरी दिशा में था और जो दक्षिणी है, जो महेशमती है, वह दक्षिणी दिशा में था। ठीक है। अवंती की ये 2 राजधानियाँ थीं। अवंती 2 भागों में बटा हुआ था दोस्तों। जो उज्जैनी है और महेशमती है, ये उत्तर और दक्षिण दिशा में थे, अलग अलग थे। ठीक है। और इनके जो बीच का जो सीमा थी दोस्तों, इनके बीच की सीमा वह वेत्रवती नदी थी। वेत्रवती नदी बहती थी। ठीक है। वेत्रवती नदी एक दूसरे को अलग करती थी। उज्जैनी जो कि उत्तरी राजधानी थी और महेशमती जो कि दक्षिणी राजधानी थी अवंती की। बुद्ध का समकालीन यहाँ का राजा चंडप्रद्योत था। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि चंडप्रद्योत की पुत्री चंडप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता थी, उसका जो उदयन के साथ विवाह हुआ था। ठीक है। बुद्ध का समकालीन यहाँ का राजा चंडप्रद्योत था, जो महाकात्यायन के प्रभाव में आकर बौद्ध बन गया था। दोस्तों जो महाकात्यायन हैं, इनके प्रभाव में आकर अवंती नरेश चंडप्रद्योत बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। इसने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया तथा किंतु बुद्ध कभी अवंती नहीं आ सके थे। बुद्ध कभी अवंती नहीं आए। दोस्तों महाकात्यायन ने चंडप्रद्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। जो दोस्तों उदयन था उसको किसने किया था दोस्तों? उसको खेमा ने किया था। ठीक है। वत्स नरेश उदयन को चंडप्रद्योत ने पराजित किया था। जो वत्स का नरेश था उदयन, जो अभी हम बात कर रहे थे, उदयन को किसने किया था बौद्ध धर्म में दीक्षित? खेमा ने। तो वत्स नरेश उदयन को चंडप्रद्योत ने पराजित किया था। चंडप्रद्योत के बीमार होने पर बिंबिसार जो मगध नरेश था, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उपचार हेतु चंडप्रद्योत की बीमारी के लिए भेजा था। दोस्तों जो वत्स नरेश उदयन है, इसे खेमा ने बुद्ध धर्म में दीक्षित किया। चंडप्रद्योत ने पराजित किया था। चंडप्रद्योत ने वत्स नरेश उदयन को पराजित किया था। इसके बाद उदयन ने दोस्तों चंडप्रद्योत की बेटी पुत्री वासवदत्ता से विवाह कर लिया था। ठीक है। चंडप्रद्योत के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उपचार हेतु भेजा था। चंडप्रद्योत पांडु रोग से बीमार थे दोस्तों, जो कि जीवक के अनुसार वे जीवक के द्वारा वे सही भी हो गए। चंडप्रद्योत के बाद पालक जो था वह अवंती का शासक बना। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय दोस्तों जो नागवंश है, नागवंश का शासक जो संस्थापक है शिशुनाग के द्वारा किया गया। समझ गए आप लोग? जो अवंती का दोस्तों विलय किया गया मगध साम्राज्य में, वह है नागवंश के शिशुनाग ने किया था। नागवंश का संस्थापक शिशुनाग है, तो उसे शिशुनाग वंश भी कहते हैं। इसने मगध साम्राज्य पर शासन स्थापित किया था। ठीक है। बौद्ध भिक्षु सोणदत्त व अभय कुमार अवंती के निवासी थे। जो बौद्ध भिक्षु दोस्तों 2 हो गए हैं, सोणदत्त और अभय कुमार, ये अवंती के ही निवासी थे। आगे दूसरा जो 9वां दोस्तों देखते हैं महाजनपद। आगे दोस्तों जो 9वां जो है महाजनपद वह है चेदी, आधुनिक बुंदेलखंड एवं उसका समीपवर्ती भाग। ये दोस्तों चेदी के अंतर्गत आता था। महाभारत कालीन शासक शिशुपाल चेदी का शासक था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। ठीक। 10वां दोस्तों महाजनपद अशक या कहें अश्मक 10वां महाजनपद है। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। केवल अश्मक ही दोस्तों ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। बुद्ध काल में अवंती ने
अश्मक को जीत लिया। कौशल की तरह अश्मक भी इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। अश्मक के राजा अरुण ने कलिंग को जीत लिया। दोस्तों जो अश्मक है वह दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था जो बुद्ध काल में अवंती ने अश्मक को जीत लिया था। जो अवंती राज्य था उसको बुद्ध काल में जीत लिया था अश्मक को। अवंती राज्य ने अश्मक को बुद्ध काल में जीत लिया था। दोस्तों जिस प्रकार कौशल में इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था, उसी प्रकार अश्मक में भी इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। ठीक है, और अश्मक के राजा अरुण ने कलिंग को जीत लिया था। 11वां दोस्तों देखें कुरु है। कुरु जो है जनपद दोस्तों वह मेरठ, दिल्ली एवं थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, कुरु जो जनपद था वह मेरठ, दिल्ली एवं थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र था। पांचाल देख लें दोस्तों जो 12वां महाजनपद है। आधुनिक रुहेलखंड का बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिला इसमें दोस्तों शामिल थे। जो पांचाल है दोस्तों वह रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले इसमें शामिल थे। गंगा नदी इस राज्य को 2 भागों में बांटती थी। प्रसिद्ध कन्नौज नगर कान्यकुब्ज इसी राज्य में था। जो कान्यकुब्ज या कन्नौज है दोस्तों वह पंचाल के अंतर्गत ही आता था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित कान्यकुब्ज या कहें कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय नगर भी था। जो कन्नौज है दोस्तों उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद जिले में स्थित, इसका प्राचीन नाम महोदय नगर भी था। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना पुरुरवा एवं उर्वशी के पुत्र अमावसु या उसके पुत्र कान्यकुब्ज ने की थी। जो दोस्तों कन्नौज है या कहें कान्यकुब्ज है, इसका प्राचीन नाम तो महोदय नगर भी था और पुराणों के अनुसार पता चलता है कि इसकी स्थापना, कन्नौज की स्थापना पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र अमावसु या फिर इसके पुत्र कान्यकुब्ज ने की थी। ठीक, कुरु पांचाल का एक संघ राज्य था। जो कुरु था, कुरु महाजनपद, ये पांचाल का एक संघ राज्य था। आगे दोस्तों जो 13वां महाजनपद है वह मत्स्य है। मत्स्य जयपुर, अलवर एवं भरतपुर का क्षेत्र ये दोस्तों मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। इसका विलय भी दोस्तों मगध साम्राज्य में हो गया था। मत्स्य और चेदी महाजनपदों में संघर्ष चलता रहता था। जो मत्स्य महाजनपद था और चेदी महाजनपद था दोस्तों, इनमें दोनों में संघर्ष बराबर चलता ही रहता था। इसका उल्लेख जो मत्स्य है दोस्तों, मत्स्य महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण व कौशिकीय उपनिषद में भी मत्स्य का उल्लेख मिलता है। मत्स्य का उल्लेख दोस्तों कहाँ कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में और कौशिकीय उपनिषद में मत्स्य का उल्लेख मिलता है। 14वां महाजनपद देख लें दोस्तों, ये सूरसेन है। ठीक है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र दोस्तों सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। यहाँ यदुवंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के शासक थे। जो श्री कृष्ण भगवान हैं ये यदुवंश के संस्थापक व यहाँ के शासक थे सूरसेन के। सूरसेन की दोस्तों मथुरा राजधानी थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था। जो सूरसेन है दोस्तों, सूरसेन महाजनपद का राजा बुद्ध के समय अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध का शिष्य था। बुद्ध का शिष्य जो अवंतीपुत्र था, ये बुद्धकालीन सूरसेन का राजा था। ग्रीक लेखकों के अनुसार मथुरा को मेथुरा व सूरसेन को सूरसेनोई कहा गया है और मथुरा की राजधानी सूरसेनोई बताते हैं। सूरसेनोई बताते हैं, शूरसेनोई या सूरसेनोई बताते हैं। राजस्थान के अनेक भाग सूरसेन, कुरु और अवंती के अधीन थे। जो राजस्थान के दोस्तों जो भाग हैं जैसे सूरसेन, कुरु और अवंती, ये इनके अधीन थे। 15वां देख लें दोस्तों महाजनपद, ये गांधार था। पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी ज़िला, जो पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी ज़िला है वह दोस्तों गांधार के अंतर्गत आता था। रामायण के अनुसार इसकी राजधानी तक्षशिला की स्थापना, दोस्तों गांधार की राजधानी तक्षशिला थी।
इसकी स्थापना तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। पुष्कलावती इसका दूसरा प्रमुख नगर था। गांधार का जो दूसरा प्रमुख नगर है वह पुष्कलावती था, पहला तक्षशिला था। गांधार के जो नरेश थे, गांधार के नरेश गांधार नरेश पुष्कर सारिन ने चंडप्रद्योत को पराजित किया। इसने बिंबिसार के दरबार में दूत भी भेजा था। पुष्कर सारिन ने दोस्तों बुद्ध भगवान के दर्शन करने हेतु पैदल चलकर उनके दरबार में गए थे। पुष्कर सारिन पैदल चलकर बुद्ध के दर्शन हेतु आया था। ठीक है। और इसने दोस्तों चंडप्रद्योत जो अवंती का शासक था उसे पराजित भी किया था। आगे दोस्तों हम लोग 16वां महाजनपद देख लेंगे और जो 10 गणराज्य हुए थे उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। मल्ल और वज्जी के अंतर्गत जो 10 गणराज्य हुए थे उनको भी हम पढ़ लेंगे आगे। अंतिम महाजनपद दोस्तों कंबोज है। ये दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर एवं कपिशा के आसपास का क्षेत्र था। दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर एवं कपिशा के आसपास का क्षेत्र था क्या? कंबोज। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब है दोस्तों कि वह अपना जो साम्राज्य है वह किस पर चलाता था? कृषि पर, पशुपालन पर और वाणिज्य के आधार पर। और चौथा दोस्तों शस्त्रों को बेचकर या शस्त्रों के आधार पर भी वह अपना जीविकोपार्जन चलाता था। कंबोज के लोग हैं जो वह वार्ता शस्त्रोपजीवी कहे गए किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा, द्विजर्षभ के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा। कि इनके 4 नाम हैं दोस्तों, काफ़ी नाम हैं इनके, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। वार्ता शस्त्रोपजीवी मतलब कृषि पर, पशुपालन पर और आपका कृषि, पशुपालन और वाणिज्य और दोस्तों शस्त्रों को बेचकर ये जीविकोपार्जन करते थे। कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। ये दोस्तों हम लोगों ने 16 महाजनपदों को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों जो वज्जी और मल्ल के अंतर्गत जो 10 गणराज्य आते थे उनको भी जान लेते हैं हम। गणराज्य बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। वज्जी में 8 तथा मल्ल में 2। वज्जी और मल्ल जो दोस्तों है वह गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। बाकी जो 14 महाजनपद थे वे राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थे। सर्वप्रथम रीज डेविड्स ने 1903 ईस्वी में गणराज्यों की खोज की। दोस्तों जो रीज डेविड्स हैं इन्होंने 1903 ईस्वी में गणराज्यों को खोजा। ठीक है। टोटल 10 गणराज्य थे। वज्जी में 8 थे और मल्ल में 2 थे। पहला देख लेते हैं दोस्तों, कपिलवस्तु के शाक्य। पहला गणराज्य था कपिलवस्तु के शाक्य। दूसरा था सुमसुमार पर्वत के भग्ग। सुमसुमार पर्वत के भग्ग ये दूसरा गणराज्य था। तीसरा गणराज्य रामग्राम के कोलीय। ये दोस्तों तीसरा गणराज्य था, रामग्राम के कोलीय। चौथा अलकप के बुली चौथा गणराज्य था। पांचवा केशपुत्र के कलाम। छठवां कुशीनगर के मल्ल। यहाँ पे दोस्तों बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर के मल्ल में। ठीक है। कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। पावा के मल्ल, यहाँ पे महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। ये दोस्तों 7वां गणराज्य है पावा के मल्ल। 6वां गणराज्य कुशीनगर के मल्ल। 8वां गणराज्य दोस्तों पिपली वन के मोरिये। यहाँ पे मोर पालन होता था इसलिए मोरिये, पिपली वन के मोरिये 8वां गणराज्य था। 9वां गणराज्य वैशाली के लिच्छवी। 9वां गणराज्य वैशाली के लिच्छवी। यहाँ से दोस्तों महावीर स्वामी की माता थीं। मिथिला के विदेह, ये दोस्तों अंतिम व 10वां गणराज्य है। मिथिला के विदेह। गणतंत्रात्मक राजनीति की विशेषताएं। दोस्तों जो गणतंत्र प्रणाली थी उसकी राजनीति की विशेषताएं जान ले हम लोग, क्या कुछ थीं। जब गणतंत्र थे 10 तो उनकी राजनीतिक विशेषताएं जान लें। ठीक है। सभी सदस्य समान हैसियत रखते थे। गणराज्यों में दोस्तों 10 गणराज्यों में सभी सदस्य जो थे वह समान हैसियत रखते थे और राजा की उपाधि ग्रहण करते थे। दोस्तों उन्हीं में से जो मुख्य व्यक्ति होता था उसे चुन लेते थे और वह
अन्य जो महाजनपद थे उनकी तरह ही राजा की उपाधि ग्रहण करते थे। सदस्यों में से ही 10 वर्षों के लिए प्रधान नियुक्त किया जाता था। जो दोस्तों वही लोग थे जो गणराज्यों के, उन्हीं में से एक सदस्य को चुनकर 10 वर्षों के लिए प्रधान नियुक्त किया जाता था। सामान्य प्रशासन चलाने के लिए राजतंत्रों की भांति, देखिए दोस्तों, जब वहाँ पर प्रशासन चलाने की बात आती थी तो राजतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर ही, जैसे कि अदर जो 14 जो दोस्तों महाजनपद थे उनमें राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, तो यहाँ पर वो देखते हैं कि सामान्य प्रशासन चलाने के लिए राजतंत्रों की भांति इनमें भी सेनापति, विदेश मंत्री, कर संग्राहक आदि का पद था। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार राजतंत्रात्मक प्रणाली में सेनापति होते थे, विदेश मंत्री होते थे और कर संग्रह वाले होते थे, उसी प्रकार इसमें भी गणराज्यों में भी यही सब पद थे। न्यायिक प्रणाली बहुत प्रगतिशील थी। जो यहाँ की न्यायिक प्रणाली थी बहुत प्रगतिशील थी। लिच्छवियों में मृत्युदंड प्राप्त जो व्यक्ति होता था, जो लिच्छवी थे दोस्तों, लिच्छवी गणराज्य था, उसमें जो मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति होता था, अर्थात उसे मृत्युदंड दिया गया है तो वो व्यक्ति दोस्तों 8 न्यायालयों से गुजरने की जानकारी मिलती है उसकी। मतलब कि जिस व्यक्ति को दोस्तों मृत्युदंड दिया गया हो वो 8 न्यायालयों से गुजरा हुआ आता था, ये जानकारी मिलती है। ठीक है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, दोस्तों जो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य है दोस्तों, जैसे ये 9वां वैशाली के लिच्छवी हैं, तो यहाँ से महावीर स्वामी की माता थीं। जो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य है, यह है विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जिसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। लिच्छवी का वैशाली के लिच्छवी दोस्तों, जो वैशाली के लिच्छवी हैं वे यह गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जिसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। 500 बिफोर क्राइस्ट या बीसी या ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका? वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का गणतंत्र का गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह दोस्तों विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। आगे दोस्तों अब हम लोग दूसरी क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।